अगला हफ्ता काफ़ी अहम है और देखिए जिस तरीके से ये सेटलमेंट हुआ है आज 30 अप्रैल को, और मार्च के बाद अप्रैल का महीना वाकई में बहुत अच्छा गया। मार्च में तो पैनिक बॉटम्स भी बनते हुए देखे थे, और अप्रैल में जिस तरीके से एक अच्छी कटान में कहूँगा, और आज जिस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग मार्केट ने दिया है, और कल भी एक अच्छी खासी राइज देखी थी, और उसमें भी देखिए एफआईआईज़ की कल बाइंग थी, और आज भी कैश मार्केट में एफआईआईज़ की बिग बैंग बाइंग थी। और आज तो एफआईआईज़ के साथ साथ अगर आप देखें तो डीआईआईज़ भी साथ में पार्टी में शामिल थे, और शॉर्ट कवरिंग एक बहुत बड़ी आई है आज। और ग्लोबल क्यूज कल काफ़ी पॉजिटिव थे, जिलियार्ड वाली एक पॉजिटिव न्यूज़ कल रात को थी, उसकी वजह से माहौल पॉजिटिव हुआ। और आज सारे ही सेक्टर्स, भले वो आईटी स्टॉक्स हो या ऑटो स्टॉक्स हो, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स, जहाँ पे काफ़ी बड़ा एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट वो भी अब सारे जो बड़ी बैंक्स हैं उनमें बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस दिखा। किस तरीके से एचडीएफसी ने पार्टिसिपेट किया, और रिलायंस जो कि मार्केट का यही बोलेंगे कि हीरो है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे चुका है। एक अच्छे खासे एक बड़े अनाउंसमेंट जो आया फेसबुक वाली, उसके बाद बहुत बड़ी एक तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली, और मार्केट को साथ साथ ये लेके चला। और आज रिलायंस के रिजल्ट्स थे शाम को, और एचयूएल के भी रिजल्ट्स थे। रिलायंस के रिजल्ट्स में ये कहूँगा कि एक मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स कहूँगा। जो ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए, और जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अब आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट जो न्यू इकॉनमी बिजनेस था रिलायंस का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जियो ने तो कमाल कर दिया, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स जियो ने दिया है। और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे ओवरऑल देखें तो जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स थी, मैं यही कहूँगा कि उसमें एक अदर इनकम का कंपोनेंट भी था, एक लॉस भी उन्होंने राइट ऑफ किया है। और फिर जियो का इतना बड़ा प्रॉफिट था, उसके बाद भी 6-6.5 हज़ार करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाने को मिला। और इबिट्टा फ्रंट पे कंपनी ने ज़बरदस्त इंप्रेस किया है। 1 लाख करोड़ का इबिट्टा फ्रंट पिछले साल में रिलायंस ने क्लॉक किया है। और जिस तरीके से डीलिवरेजिंग रिलायंस कर रही है, जैसा कि फेसबुक वाली डील है, और अब जो राइट्स इशू का एक अनाउंसमेंट जो किया है, जो कि ऑलरेडी कर चुके थे, और राइट्स इशू भी करीब 53,000 करोड़ का राइट्स इशू आने वाला है, और 100 शेयर पे 6 शेयर देंगे, मतलब करीब 1 शेयर पे 15 शेयर, यानी कि 6% का मान लें। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात है कि 14% डिस्काउंट पे दिया है, और उसके साथ एक स्वीटनर कंपनी ने ऐड किया है, जो कि कंपनी अपनी इमेज के साथ जा रही है कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से कोई ना कोई नई चीज़ कंपनी लेके आती है। और इस बार ये लाई कि राइट्स इशू, सबसे बड़ा राइट्स इशू कंट्री का, और उसमें 25% ही सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना, और बाद में आप धीरे धीरे देते रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस के रिजल्ट को बहुत बड़ा थम्सअप तो नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक तो बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। और एक चीज़ और, जैसा फेसबुक की डील है, वैसी एक डील और आ सकती है आने वाले कुछ महीनों में या साल भर में, क्योंकि ऑलरेडी एलओआईज आ रहे हैं। फेसबुक की तरह 9.9% स्टेक और भी ले सकते हैं उन्हीं वैल्यूएशंस पे, करीब जो 43-44 हज़ार करोड़ कंपनी में आए, उससे काफ़ी बड़ा डेट्स कम होगा। 54,000 करोड़ से जो राइट्स के आएंगे उससे कम होगा। तो जो डीलिवरेजिंग का एक एम और टारगेट जो कंपनी ने बना रखा है 31 मार्च 2021 तक, तो वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाएगी। अब बात करते हैं एचयूएल के नतीजों की और टेक महिंद्रा के नतीजों की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंपनियां हैं। रिलायंस के रिजल्ट्स की तो डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं, और एचयूएल के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से ज़्यादा नीचे गिरी है। और दूसरी बात है कि जो लॉकडाउन था उसका इम्पैक्ट सर्टेनली अब आने वाले क्वार्टर्स में और ज़्यादा दिखेगा। हालांकि ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, क्योंकि एसेंशियल कंजम्पशन वाली आइटम्स कंपनी बेचती है, और सब लोग लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कंज्यूम किए इनकी आइटम्स, भले वो एचयूएल हो या नेस्ले हो। और आप देखिए शुरुआत में अगर बड़ा आउट परफॉर्मेंस अगर देखा गया तो वो एफएमसीजी स्टॉक्स में देखा गया। और मैंने काफ़ी बार हमारे क्लाइंट्स को या फॉलोअर्स को डिफरेंट मीडिया में मैंने यही रेकमेंड किया कि आप अभी अगर निवेश करना है, मार्च के लास्ट वीक जब पैनिक बॉटम बना था, और अप्रैल का जो फर्स्ट वीक सेकंड वीक थे, भले वो नवमी तक और 14 अप्रैल तक, हमेशा से यही कहा गया था कि एफएमसीजी में या आईटी में या फार्मा में या हेल्थ केयर में, इन टाइप की कंपनियों में निवेश करें। उनमें एचयूएल, नेस्ले बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखाए हैं। बट अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन जैसे जैसे ख़त्म होने को आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब
धीरे धीरे ओपनिंग अप हो रही है और इकॉनमी में भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब रिकवरी आएगी तो जो ऑलरेडी लैगिंग जो सेक्टर्स थे और जो कंपनीज थी जो परफॉर्म नहीं किए हैं वो परफॉर्म करना धीरे धीरे शुरू किया। आप देखिए फाइनेंशियल्स वाली कंपनियां यानी कि बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पीएसयू जो जैसे कि एसबीआई, ये सब बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर्स थे और बैंक निफ्टी भी इसीलिए बड़ा अंडर परफॉर्मर था। और अब वो हो सकता है कि इस हफ्ते में तो ऑलरेडी जैसे कि जो ये वीक था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो ट्रंकेटेड वीक था और आज कटान भी थी तो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आने वाला हफ्ता है यही अब नज़र बनी रहेगी कि 10,000 का लेवल डिसाइसिवली निफ्टी क्रॉस करता कि नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजी नहीं होगा। इस वीक में एक ये भी मान ले कि एक कटान था और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग भी आई, एफआईआईज ने भी बाइंग की, ग्लोबल क्यूज कल जिलियार्ड वाली न्यूज़ जो पॉजिटिव आई उसकी वजह से भी हुआ है, जो मैंने शुरुआत में ऑलरेडी कमेंट्री में कह दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉशियसली अब ट्रेड करना चाहिए। जो एक इजी मनी था मैं ये कहूँगा कि 7500 से लेकर 7800 8000 के लेवल्स पे जिन्होंने बाइंग की है उनको सफिशिएंट अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो चुका और वो भी 9100 200 के लेवल्स पे किए होंगे। 9300 का एक लेवल था जिसको निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उसको जब डिसाइसिवली क्रॉस किया तो उसके बाद 9500 का एक लेवल था जो कि इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, उसको भी ठीक से क्रॉस कर दिया। तो अब 9800 मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लेवल है जिसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देगा और 9800 से लेकर 10,000 एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा नज़रें बनी रहेंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल चुके हैं। और मुझे अब आने वाले दिन जो है ऐसा लगता है कि रिस्क के साथ अब पैसा बनेगा, इजी मनी अब नहीं रहा और बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा और हो सकता है कि काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स के साथ ही जाए। और अभी भी मेरी यही राय है कि जो डेट वाली कंपनीज है उनमें एंट्री ना ले। हालांकि हाई बीटा स्टॉक्स भी चलते हैं और जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक्स ज़्यादा फास्ट मूव देते हैं। बट अगेन कहीं भी अगर आप अभी तो क्या एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि लॉकडाउन है, जब खुलेगा तब माहौल ठीक होगा, बट ऐसा नहीं है। माहौल किस तरीके से ठीक होता है, कितना ख़राब हो सकता है उसका अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि रिवाइवल पे काफ़ी समय लगेगा और जिन्होंने भी इन्वेस्ट करना है वो ये ज़रूर से ध्यान रखें कि क्वालिटी कंपनीज में करना है, डेट्स वाली कंपनियों में नहीं करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना। कम से कम 1.5 से 2 साल की अवधि ज़रूर से मान के रखें दिमाग में कि इतना पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। और अगेन मैं ये कहूँगा कि बोरोड मनी से तो करे ही नहीं, ये तो एक बहुत आम बात है। साथ में एकदम अनवांटेड मनी होना चाहिए। अपने जो रिजर्व्स है उसको बनाए रखें, रिजर्व्स वाले मनी को नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास कि मैं मेरे पैसे लगाना चाहता हूं। तो मैं यही सवाल पूछता हूं कि आपके जो 3 महीना 5 महीना 6 महीना जो आगे आने वाले दिन हैं उनके पूरे आपने रिजर्व्स बना रखे हैं घर के खर्चों के लिए। और अगर आप एसएमई चलाते हैं या एमएसएमई चलाते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर हैं तो वहाँ पे आपके रिजर्व्स बने हुए हैं, या आपके पास एम्प्लॉयज़ भी काम करते होंगे, वहाँ पे भी आपको सैलरीज देनी होती है घर के खर्चों के लिए, ऑफिस के खर्चों के लिए। सब जब आपके रिजर्व्स में आ जाएं आगे से 3 से 6 महीने तक के, क्योंकि रेवेन्यूज इतनी जल्दी बाउंस बैक नहीं करेगी कोई भी बिजनेसेस में, तो उसके बाद जो मनी है उसको इन्वेस्ट करें। तब क्या आप पैनिक बॉटम पे सेल नहीं करेंगे। आप देखिएगा पैनिक बॉटम को अगर जो 23 मार्च को जो लेवल्स थे, ऐसे ऐसे लेवल्स देखने को मिले कि रिलायंस जैसा स्टॉक भी 875 पे ट्रेड किया, फिर बंद हुआ तो 1000 रुपये के ऊपर हुआ। और आप देखिए अब किस तरीके से 1466 के लेवल्स आज देखने को मिले हैं। तो पैसे तो बने हैं और इतनी इजीली जब फास्ट मनी बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहें और मार्केट में काफ़ी अब लेवल्स में रिस्क है और काफ़ी हद तक मार्केट में अब आगे की नज़रें मई पे बनी रहती है। और मई में एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, व्हेन इन मे गो अवे एक बहुत बड़ी सेइंग है। और हर बार जो भी बड़े बड़े मूव्स हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो मई के महीने में बहुत बड़े बड़े मूव्स आए हैं। 17 मई मैंने कई बार देखा है। तो टाइम एनालिसिस भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं और फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो ऐसा लगता नहीं है मार्केट में। कुछ बड़े स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अभी भी स्टॉक्स काफ़ी बाकी हैं जो छोटे स्टॉक्स हैं, वहाँ पे नज़रें बनाए रखनी चाहिए।